हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का। आप सभी जानते हो आज से पहले हम हमारा ये जो न्यूज़पेपर इनिशिएटिव है ये डेली फेसलेस लेकर आते थे, लेकिन आज से ये विथ फेस आएगा, आप देख पाओगे। हेलो, माय नेम इज वीनस अवतानी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऑलरेडी जानते होंगे और किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे नोटिस भी किया होगा या फिर आपने मुझसे पढ़ा भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस डिस्कशन को। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वैसे तो आप सभी लोग जानते हो, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम पूरे हिंदू को यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब हिंदू को डिस्कस करने के साथ साथ हमारा एक और एजेंडा भी यहाँ पर होता है, वो ये कि इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड एंड जो इकोनॉमी वाले सेक्शंस हैं उसको भी हम कवर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि थोड़े अच्छे सेक्शंस आते हैं, एग्जाम के हिसाब से मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से, दैट्स व्हाई। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा कि 3-4 न्यूज को पकड़ के हम उसमें कुछ भी डिटेल में बता के उसको एक्सप्लेन करके छोड़ देंगे। पूरा न्यूज़पेपर एग्जॉस्टिवली डिस्कस होगा, प्रीलिम्स मेंस के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, सारी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस, जो कनेक्शंस है ना, वो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि करंट अफेयर्स की उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाकी बहुत सारी स्टैटिक चीजें तो आप आराम से यहाँ पर कर ही सकते हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस डिस्कशन को एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके साथ साथ डेली वीडियोस के अपडेट्स के लिए अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई साहब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डू ज्वाइन इट प्लीज, जिससे कि आप सारे अपडेट से अवेयर भी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को और सबसे पहले हमारी पहली न्यूज की तरफ हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर मोदी ट्रंप के डिस्कशंस के बारे में बात हो रही है। एक्चुअल में इंडिया यूएस के डिस्कशंस के बारे में, बिकॉज इंडिया यूएस एक ऐसा टॉपिक है जो कॉन्स्टेंटली हमारे पास न्यूज में बना हुआ है, बिकॉज इंडिया यूएस के रिलेशंस का काफी एक पॉजिटिव लॉजिक भी है और अभी हाल फिलहाल में एक नेगेटिव लॉजिक भी दिखाई दिया। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप से हमें ये दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी 25 साल की पार्टनरशिप को बिल्कुल ही नेगेट कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ, और इंडिया यूएस पार्टनरशिप को बहुत पीछे ले जा रहे हैं अपने पर्सनल एजेंडास की वजह से। बट पॉजिटिव लॉजिक क्या है? देखो, इंडो पैसिफिक में दोनों को साथ में कोऑपरेट करना है, बिकॉज एक ड्रैगन है जो राइज कर रहा है, अगेन दैट इज एक्सपैंडिंग इन साउथ चाइना सी ऑल्सो, एंड अदरवाइज ऑल्सो इस चाइना से दोनों ही पार्टीज को डर है, क्योंकि यूएस अपनी जो ग्लोबल हेजमनी है उसको बचाना चाहता है और इंडिया यहाँ पर एनसर्कल्ड फील करता है चाइना से, बिकॉज दोनों ही चाइना और इंडिया बहुत आसपास हैं और लार्जेस्ट यहाँ पर मतलब बड़े नेबर्स हैं, एंड दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अगेन पाकिस्तान का भी एंगल है। सो पॉजिटिव यहाँ पर यह है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी है। इन 21st सेंचुरी इंडिया एंड यूएस सॉर्ट ऑफ सीम लाइक नेचुरल पार्टनर्स, जैसा कहा भी गया है। बट इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी दोनों की अच्छी पार्टनरशिप है। लास्ट यहाँ पर जो अच्छी एक विजिट हुई थी, यहाँ पर कॉम्पैक्ट और ट्रस्ट नाम की पार्टनरशिप साइन की गई थी, सेमीकंडक्टर्स वगैरह, स्ट्रेटेजिक सेक्टर में कॉपरेशन वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें इंडिया यूएस आपस में करते हैं। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आप देखोगे ट्रेड दोनों के बीच में अच्छा है, $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड का हमें ओवरऑल क्वांटम देखने को मिलता है। एंड नॉट जस्ट दीज, इसके अलावा हम डिफेंस पार्टनरशिप्स भी देखते हैं, जैसे कि टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज वगैरह, और भी बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है, वो भी इंडिया और यूएस के बीच में हम देखते हैं। नेगेटिव्स भी बहुत सारे हैं ऑफ कोर्स, इसके साथ साथ पॉजिटिव्स में वैसे डायस्पोरा भी आता है। इंडिया का जो डायस्पोरा है मिलियंस ऑफ नंबर्स में यूएस में है, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे है सिलिकॉन वैली में, एंड इसके साथ साथ हमारा जो डायस्पोरा है वो समोसा कॉकस में भी एक अच्छा रोल प्ले करता है, जो कि यूएस में पॉलिसी मेकिंग में मदद करते हैं, कांग्रेस वगैरह में इंडिया का प्रो इंडिया प्रोपोगेंडा जैसे रो खन्ना वगैरह प्रमोट करते हैं। नेगेटिव्स भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि परसेप्शंस में डिफरेंस है। इंडिया अपने आप को स्विंग स्टेट नहीं मानता, लेकिन यूएस इंडिया को स्विंग स्टेट मानता है कि हाँ, जिस साइड पर इंडिया रहेगा उस साइड का पलड़ा भारी हो जाएगा, तो इसलिए इंडिया का यूज करो, लेकिन हम अपने आप को यूज नहीं करवाना चाहते। वी ऑफ कोर्स फोकस ऑन आवर स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। डिफेंस पार्टनरशिप्स में देखें तो यूएस अपने आप को बस एक सेलर की तरह हमारे लिए पेश करना चाहता है और इंडिया को मार्केट की तरह देखना चाहता है, वेयर एज इंडिया वांट्स टू सी इटसेल्फ एज अ पार्टनर। और अब जाके यूएस ने रियलाइज किया है कि इंडिया मतलब है एक तरीके का पार्टनर, तो इसलिए फिर मतलब थोड़ा सा ये पार्टनरशिप में हमारे साथ लगने लगे। बट अदरवाइज आप देखो पास्ट में भी ये कहीं ना कहीं दे वर नॉट दैट विलिंग टू हैव डिफेंस पार्टनरशिप विद अस। बस ऐसा था कि इंडिया को एज अ मार्केट की तरह ट्रीट किया जाए। अलॉन्ग विद दैट ये जो ट्रेड के डिस्कशन है मोदी और ट्रंप के बीच में, ये अभी सबसे बड़ा एक मेजर फ्रिक्शन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिबरेशन डे पर बहुत सारे टैरिफ्स लगा दिए अलग अलग कंट्रीज पर, और इंडिया के ऊपर पहले तो 25% का टैरिफ लगाया, फिर एडिशनल 25% का एड वेलोरम यहाँ पर टैरिफ लगा दिया, एंड दैट बिकेम अ मेजर इशू। यूक्रेन वॉर के ऊपर भी दोनों के बीच में काफी ज्यादा फ्रिक्शंस रहे हैं, स्पेशली जब जो बाइडेन पावर में थे, बिकॉज यूक्रेन वॉर के बारे में इंडिया ने बोल दिया था हम रशिया से ऑयल वगैरह नहीं खरीदेंगे, बट यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप लगातार प्रेशराइज कर रहे थे। एंड दिस कॉन्टेक्स्ट डोनाल्ड ट्रंप भी आके वही करते हैं, बोलते हैं कि रशिया से ऑयल खरीद रहे हो तो हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, जबकि ये लोग ये नहीं देख रहे कि ये लोग भी एनर्जी इंपोर्ट्स करते हैं रशिया से काफी ज्यादा। बट एनीवेज, तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों ने दिवाली के ओकेजन पे बात की और ये कहा कि टू डेमोक्रेसीज कंटिन्यू टू इल्यूमिनेट द वर्ल्ड, और टेररिज्म वगैरह में कोऑपरेट करेंगे, और बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ट्रेड वगैरह में बात करेंगे वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ
यूएस और पाकिस्तान भी अब अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि यूएस और इंडिया के बीच में थोड़े बहुत फ्रिक्शंस दिखाई दे रहे हैं। सो ये सब भी हमें देखने को मिल रहा है। बट एनीवेज, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल इस टॉपिक को हमने देखा। इसके अलावा दूसरा एक टॉपिक है, यूएस यूनियन गवर्नमेंट प्रपोजेस मैंडेटरी लेबलिंग ऑफ सिंथेटिक एआई जनरेटेड कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। देखिए है क्या यहाँ पर प्रॉब्लम। यहाँ पर ये टॉपिक रहेगा जीएस पेपर 2 के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इश्यूज रिलेटेड टू वल्नरेबल सेक्शंस, क्योंकि वो वल्नरेबल सेक्शंस जो कि ऑफलाइन वल्नरेबल रहते हैं वो ऑनलाइन भी वल्नरेबल रहते हैं, जैसे विमेन, माइनॉरिटीज, चिल्ड्रन, इनकी ऑनलाइन भी एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा होती है। और सोशल मीडिया पर जो अनप्रोलिफरेटेड कंटेंट है उससे एक्सप्लॉइटेशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। विमेन की कैसी होती है, रिवेंज पॉर्न वगैरह, यहाँ पर आपको पता होगा, आई होप इसका मतलब पता होगा रिवेंज पॉर्न का मतलब क्या होता है। बुलिंग वगैरह होती है, बहुत बार ट्रोलिंग वगैरह होती है, ये सब चीजें होती है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ आप देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पे अनप्रोलिफरेटेड न्यूज से एक फेक न्यूज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही थी, और इससे वायलेंस भी कहीं ना कहीं इरप्ट हो रहा था। जैसे किसी भी सड़क के चौराहे पर रैंडम विमेन के बारे में सोशल मीडिया पे लोकली फैला दिया कि ये बच्चा उठाने वाली है, एंड देन पीपल स्टार्टेड अटैकिंग दैट पर्सन। तो ये सब हमें देखने को मिला है इन द रिसेंट टाइम पीरियड्स, राइट। और इस कॉन्टेक्स्ट में हमने 2021 में सोशल मीडिया पर रेगुलेशंस देखे थे, ये जो आईटी रूल्स थे। तो इस आईटी रूल्स जो हैं, बेसिकली इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया कोड रूल्स 2021, जिसको शॉर्ट में हम आईटी रूल्स बोलते हैं। इसमें बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलेशन की बात कही थी, और ये कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपनी जो इम्यूनिटी है, आईटी जो पुराना वाला एक्ट है, इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इम्यूनिटी मिली हुई थी, फेसबुक, ट्विटर, इतने जितने भी होते हैं, क्योंकि इनका कहा जाता है कि थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं। ये खुद नैरेटिव क्रिएट नहीं करते हैं, बस ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स की तरह या फिर जो मैसेज आ रहे हैं लोगों की तरफ से उनको हेल्प करते हैं प्रमोशन में। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ, फेसबुक का भी यहाँ पर एक विसल ब्लोअर केस आया यूएस में, तब रियलाइज हुआ कि नहीं, ये इनके अपने खुद के एल्गोरिदम्स होते हैं, और ये जान करके झगड़े करवाने वाली चीजें जान करके सोशल मीडिया पे फैलाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने अपने प्लेटफॉर्म पे इंक्रीज करते हैं सो दैट इनका वो रीच बढ़े, और इससे सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट हो रहा है इनको फर्क नहीं पड़ता था। तो आईटी रूल्स में अलग अलग टाइप के रेगुलेशंस दिए गए थे। जैसे एक यहाँ पर 3 जो लेवल्स थे वो बताए गए थे। एक तो सेल्फ रेगुलेशन का लेवल था, एक उसके ऊपर यहाँ पर इंडस्ट्री लेवल पर बॉडी थी, और एक मिनिस्ट्रियल लेवल पर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेवल पर यहाँ पर बॉडी रखी गई थी। अब इसी में यहाँ पर रूल्स में एक और बात कही गई है कि जो एआई जनरेटेड कंटेंट है, देखो वैसे तो यूजर को डिक्लेयर करना रहता है कि उसका कंटेंट एआई जनरेटेड है। अगर यूजर डिक्लेयर नहीं करता तो वो प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी रहेगी कि यहाँ पर एआई जनरेटेड कंटेंट को डिक्लेयर किया जाए कि देखिए ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, और इसके लिए सोशल मीडिया कंपनीज को यहाँ पर करना रहेगा। देखिए क्योंकि यूजर अगर डिक्लेयर नहीं कर रहा है तो दिक्कत क्या रहेगी, फिर हम फिर से बहुत सारी चीजों में मात खा जाएंगे, बिकॉज एआई जनरेटेड कंटेंट हमें पता नहीं चल पाएगा, इससे बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। तो प्लेटफॉर्म्स को फिर प्रोएक्टिव रहकर एआई के इस कंटेंट को, जो एआई जनरेटेड कंटेंट है, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है ना। और इसमें यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम जो कंटेंट एरिया है उसका 10% यहाँ पर कवर किया जाए, और सारे टाइप के कंटेंट्स बेसिकली यहाँ पर अप्लाई किए जाए। जितना भी सिंथेटिक कंटेंट है जो एआई से बनता है, जैसे टेक्स्ट हो गए, ऑडियो हो गए, ये सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर प्रोवाइडेड की गई है इस पर्टिकुलर प्रपोजल की। तो ये मिनिस्ट्री की अप्रोच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब सिग्निफिकेंट चेंज है। बेसिकली हम इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं एआई जनरेटेड कंटेंट पे, बिकॉज एआई जनरेटेड कंटेंट हैज द पोटेंशियल टू क्रिएट डिसहार्मनी इन सोसाइटी। क्यों? क्योंकि एआई जनरेटेड कंटेंट से हम ऐसी चीजें बना सकते हैं, जैसे राहुल गांधी का ऐसे कुछ मॉडिफाइड वीडियो बना देंगे जिसमें वो कुछ उल्टी सीधी बात बोल रहे हो, तो लोग अगेन पीपल विल बी वेरी एक्टिव, राइट। कोई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन ऐसी कोई बात कर रहा है, या फिर हम रश्मिका मंदाना का हमने डीप फेक देखा था, तो ऐसे डीप फेक्स जनरेट होते हैं, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोसाइटी में क्रिएट हो सकती है। हम भूल ही जाएंगे कि ट्रूथ क्या होता है, क्योंकि एआई की मदद से हम ऐसे डीप फेक्स क्रिएट कर सकते हैं, जो हमने देखा भी है रिसेंट टाइम पीरियड्स में। सेलिब्रिटीज के डीप फेक्स बनते हैं, और फिर ट्रूथ को फॉल्सहुड से डिलीट करना ही गलत मतलब अलग हो जाता है, मतलब कर ही नहीं पाते। सो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी के पर्पसेस से भी, के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी में हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का क्या चैलेंज होता है इंटरनल सिक्योरिटी पर। तो उस पर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपको कुछ पॉइंटर यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हो आराम से। और बाकी ये आईटी रूल्स हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं अब हमारे अगले डिस्कशन की तरफ, जहां पर लद्दाख के बारे में बात हो रही है, बिकॉज ये आपको पता ही है लद्दाख के बारे में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट न्यूज चली रही है। बिकॉज ये जो लद्दाख ऑटोनोमस बॉडी है, करगिल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दे आर हैविंग अ हंगर स्ट्राइक इन लेह बेसिकली। क्यों? बिकॉज दे वांट टू डिक्लेयर, दे वांट टू हैव लद्दाख एज अंडर द 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में आपको पता होगा इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, ओरिजिनली 8 थे और बाद में 4 और हुए तो 12 हो गए। एंड इसमें जो 6th शेड्यूल है, इसमें स्पेसिफिक ऑटोनॉमी दी गई है 6th शेड्यूल के स्टेट्स को, जहां पर हमने ये कहा है कि जो जो 6th शेड्यूल के स्टेट्स होंगे वो अपने खुद के
कुछ कुछ जो डिलिनेटेड एरियाज हैं अलग अलग स्टेट्स में जो कि 6 शेड्यूल में आते हैं, वो अपने खुद के ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाते हैं, मतलब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बेसिकली। और ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो हैं ये अपनी ऑटोनॉमी या अपना गवर्नेंस खुद करते हैं। सो दैट इज वाई, और इनको बहुत ज्यादा अच्छी पावर्स हमने दे रखी है। इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट सम ऑफ द लोकल लेवल की जुडिशियरी पावर्स भी इनको प्रोवाइडेड है। सो दैट इज देयर। और इससे लद्दाख को ऑटोनॉमी काफी ज्यादा मिलेगी, तो इसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है, वायलेंस हो रहा है कब से, सोनम वांगचुक वगैरह, ये आपको पता ही है। सो दिस रेजेस अ क्वेश्चन ऑन इंडियन फेडरलिज्म। जीएस पेपर 2 में फेडरलिज्म टॉपिक है। फेडरलिज्म में आप देखो ये सब जो आपका 6 शेड्यूल वगैरह है, दिस इज पार्ट ऑफ असिमेट्रिक फेडरलिज्म। इसको हम असिमेट्रिक फेडरलिज्म से कनेक्ट करते हैं। कुछ एरियाज को देखो जो 6 शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स हैं, इसको अगर आप देखो तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। बच्चे लोग इसको रट के रखते हैं। तो ये असिमेट्रिक फेडरलिज्म है जहां पर सिमेट्री नहीं है। महाराष्ट्र कर्नाटका को आप कम पावर दे रहे हो, जितनी प्रोवाइडेड है 7 शेड्यूल में उतनी पावर दे रहे हो, बट वही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ज्यादा पावर दे रहे हो। सो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम हियर अबाउट डिस्कशन कि अब लद्दाख भी ये डिमांड कर रहा है, अब इसके आगे और बहुत सारे यहाँ पर डिमांड करेंगे स्टेट्स। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की, गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले ही रिजॉल्व करने की कोशिश की थी इन इश्यूज को। कुछ पर्टिकुलर रिजर्वेशंस देंगे, लोकल लेवल पर लोगों को रिजर्वेशन देंगे, बहुत सारी और चीजें करेंगे, बट देन दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय दीज एक्टिविस्ट्स हियर। सो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। डिस्कशन ये है, मेंस में क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या आर्टिकल 371 को हमें रिप्लेस करना चाहिए, क्या उसका कुछ ऑल्टरनेट देखना चाहिए, क्या आर्टिकल 371 इट होल्ड्स वैलिडिटी, क्या ये फेडरलिज्म की ट्रू स्पिरिट में है, क्या ये कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को और बढ़ाता है, या फिर ये कोऑपरेशन को घटा के और ज्यादा एनमिटीज प्रमोट करता है और यहाँ पर डिस्कॉर्ड प्रमोट करता है। इसके साथ साथ पावर्टी के बारे में एक यहाँ पर ये आर्टिकल दे रखा है, केरला विल ऑफिशियली बी द फर्स्ट स्टेट फ्री ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी। बेसिकली आप यहाँ पर ये देखोगे कि जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हम ऑफिशियली डिक्लेयर कर देंगे केरला को नंबर 1 को एक्सट्रीम पावर्टी से बिल्कुल फ्री यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। इसमें बहुत सारे एक्टर्स भी हैं, ऑफिशियल लोग भी शामिल है यहाँ पर। और केरला गवर्नमेंट ने बेसिकली यहाँ पर एक्सट्रीम पावर्टी इरेडिकेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। कब किया था? 2021 में, जिसमें माइक्रो प्लान्स अलग अलग लेवल पर बनाए गए थे। बहुत सारे इंडिविजुअल्स को टारगेट किया गया, फैमिलीज को टारगेट किया गया, और इस तरीके से अलग अलग स्टेप्स लिए गए, जिनमें 64,000 से ज्यादा फैमिलीज को कैप्चर किया गया। नीति आयोग की स्टडी के हिसाब से केरला ऐसा स्टेट था जिसमें लोवेस्ट पावर्टी रेट था 2021 में भी 0.7%, और अब ये बिल्कुल घट के 0 हो जाएगा, और ये केरला के चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर भी करने वाले। नाउ दिस इज रिलेटेड टू जीएस पेपर 3 पावर्टी एज अ पॉजिटिव एग्जाम्पल। बाकी स्टेट्स को कैसे यहाँ पर पावर्टी इरेडिकेशन के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, बिकॉज केरला में कैपेसिटी बिल्डिंग जो रही है वो अच्छी रही है, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ के लेवल्स जो हैं, बेसिकली जो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स के जो लेवल हैं वो अच्छा रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड अच्छा रहा है, जिससे कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, जिससे लोग अपने आप को एक्सट्रीम पावर्टी से बाहर निकाल पाए हैं। नाउ दिस इज एज पर कैपेसिटी बिल्डिंग की जो अप्रोच है वो अमर्त्य सेन ने दी थी, दैट वी शुड डेवलप द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स की कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए। वेलफेयर में भी ऐसा नहीं है कि बस आप फ्रीबीज बांटो या फिर इस टाइप की चीजें करो, बट कैपेसिटी बिल्डिंग पर ज्यादा फोकस करो, जिससे एक इंडिविजुअल खुद एम्पावर हो कि वो अपने आप को पावर्टी से बाहर निकाल पाए। नाउ दैट इज देयर। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको अदरवाइज पावर्टी के लिए जो बहुत अलग अलग एफर्ट्स किए गए हैं उससे भी लिंक करना चाहिए। जैसे ब्रिटिश टाइम पीरियड पर दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, है ना, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पर आप देखो पावर्टी की ही बात की जा रही है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की थी, कैसे हमें ड्रेन किया। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था इंडिया में पावर्टी लाइन पर आने के लिए। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने प्रिजन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को यूज किया था। ये आप पढ़ते होगे और इकोनॉमी में डिटेल में जीएस पेपर 3 में, बट अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि यहाँ पर प्रिजन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को यूज किया जाता है, यानी प्रिजन में जितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से पावर्टी लाइन को मेजर किया गया। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ आप देखोगे बाद में बहुत और फेमस इकोनॉमिस्ट आरसी दत्त भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी थोड़ी बहुत बात की थी। इसके बाद एक वीके आरवी राव आए थे, इन्होंने, ही वाज अ मेजर प्रोमिनेंट लीडर, प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट इन स्पीकिंग अबाउट पावर्टी। इसके बाद कुछ कमिटीज आई थी, जैसे हमारे पास लकड़ा वाला कमेटी आई थी, जिसने पावर्टी को मेजर करने के लिए यहाँ पर पावर्टी लाइन की बात की थी, है ना। और इसके अलावा फिर हमारे पास तेंदुलकर कमेटी आई थी 2000s में, एंड इसके बाद 2012 के आसपास रंगराजन कमेटी आई थी। तो इन सबका थोड़ा डिटेल प्रीलिम्स के हिसाब से, क्योंकि देखो जैसे आप देखोगे लकड़ा वाला कमेटी तक तो हम कैलोरी के लेवल्स पर अच्छे से सेटल्ड थे कि हाँ पावर्टी को अगर मेजर करना है तो हम ये मेजर करेंगे कि इंसान अपने खाने पर खर्चा कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, बिकॉज दैट इज वेरी बेसिक। लेकिन इसके बाद तेंदुलकर आते आते हम मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड पर आ गए, और बास्केट को भी हमने डाइवर्सिफाई कर दिया, क्योंकि इसके बाद हम लोग यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन वाले पीरियड में आ गए, लिबरलाइजेशन पीरियड में आ गए, जहां पर खाने के अलावा अब एजुकेशन पर भी खर्चा बढ़ गया, फैमिलीज का स्कूल्स पर खर्चा करने लगे पेरेंट्स मोटा मोटा,
और हेल्थ वगैरह पर भी खर्चा बढ़ गया, है ना। सोशल वेलफेयर थोड़ा सा हमने देखा कि कोर एस्पेक्ट्स में तो था, लेकिन अदरवाइज बाकी एस्पेक्ट्स में नहीं था। तो ये आप देखोगे तेंदुलकर लाइन भी हमें अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है क्या है क्या नहीं है, और धीरे धीरे इस तरीके से हमने मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड और फिर मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड तक हम आते गए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये बस मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, आपको इकोनॉमी में डिटेल में इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। दैट्स जस्ट अ गाइडलाइन फ्रॉम माय साइड कि ये आप देख सकते हो फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, क्योंकि ये चीजें आप मेंस में भी कहीं ना कहीं लिख सकते हो, एंड प्रीलिम्स के लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही। पावर्टी मुझे दिखाई दिया तो आई थॉट कि चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बाकी एक है ग्रेट ग्रीन वॉल इन आंध्र प्रदेश टू सेव कोस्टलाइन फ्रॉम डिग्रेडेशन, ये मुझे अच्छा लगा। देखिए वैसे तो स्टेट वाले पेज को हम इतना डिटेल में डिस्कस करते नहीं, लेकिन आज का मुझे थोड़ा सा ठीक लगा है। बेसिकली ग्रीन वॉल का कंसेप्ट अफ्रीका में आया कि सहारा डेजर्ट में बहुत सारी वो पेड़ लगा के और ग्रीन वॉल डेवलप करेंगे जिससे डेजर्टिफिकेशन रोकेंगे। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के हिसाब से फायदा होगा इसमें। और फिर इस ग्रीन वॉल का कंसेप्ट इंडिया में भी आया। इंडिया में भी फिर हमने देखा कि अरावलीज के आसपास हमने डिसाइड किया कि अरावलीज में जो डेजर्टिफिकेशन है उसके राइज को रोकने के लिए हम यहाँ पर ग्रीन वॉल लेकर आएंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट अब आप देखते हो कि आंध्र प्रदेश में हम इस कंसेप्ट को देख पा रहे हैं। लॉन्ग कोस्ट लाइन जहां पर थ्रेट फील हो रहा है वहां पर ग्रेट ग्रीन वॉल बनाएंगे। लेकिन अब मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन से रोकने के लिए नहीं, लेकिन कोस्टल डिग्रेडेशन से रोकने के लिए बेसिकली ये ग्रेट ग्रीन वॉल बनाई जा रही है। कोस्टल डिग्रेडेशन कैसे होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो भाई साहब ओशंस में लेवल बढ़ेगा, क्योंकि एसिडिटी भी बढ़ रही है, टेम्परेचर एक्सपेंशन भी हो रहा है और ग्लेशियर्स भी मेल्ट कर रहे हैं। इन सारी चीजों की वजह से कोस्टल डिग्रेडेशन होगा, उसको रोकने के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल हम लोग बना रहे हैं। और इसमें मिलियन प्लस लोगों को तो ये सर्व करेगा, एक लिविंग इकोलॉजिकल शील्ड की तरह काम करेगा जो कि बायोडिवर्सिटी कंजर्वेशन में भी हेल्प करेगा। तो ओवरऑल एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ऐसी बहुत सारी चीजों में आप इस पॉइंट को लिख सकते हो। इसके अलावा इंडियन एम्बेसी इन काबुल के बारे में कल हमने देख लिया है, तो इसको फिर हम बाद में फिर कभी देख लेंगे। NHAI to deploy 3D sensors to identify potholes, road cracks across 23 states. That is important for GS paper 3 science and tech. बेसिकली टेक का एप्लीकेशन कैसे हो रहा है? देखिए NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा लैंडमार्क स्टेप्स ले रहा है ना, जैसे कि यहाँ पर फास्ट टैग सिस्टम को लाना। आपको पता होगा फास्ट टैग सिस्टम में कैसे हम लोग कितना मतलब इजिली हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जो लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, उनको यूज किया है इन द टोलिंग सिस्टम सो एज टू रिड्यूस टाइम इन द टोल्स इन द एंटायर ट्रैफिक सिस्टम इन इंडिया। टोल्स पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगता था और वो छुट्टे वुट्टे की प्रॉब्लम और ये सब भी नहीं होता, गाड़ी पर बस एक फास्टैग लगा होता है जिससे सही हो जाता है चीजें। तो यहाँ पर देखो 3D सेंसर्स की मदद से अब हम यहाँ पर पोर्टफोल्स वगैरह को आइडेंटिफाई करेंगे अक्रॉस द 23 स्टेट्स। तो इससे क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, कन्वीनियंस अच्छा होगा, फैसिलिटीज अच्छी होगी, अर्बनाइजेशन ओवरऑल। देखिए अब इतना ज्यादा हम अगर पोर्टहोल्स को ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे अक्रॉस द स्टेट्स तो अच्छा होगा, क्योंकि रोड ज्यादा बनेंगे, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, अर्बनाइजेशन में भी अच्छा होगा। डेटा बेस्ड गवर्नेंस है तो जीएस पेपर 2 में ई गवर्नेंस में भी आप ये कहीं ना कहीं लिख सकते हो कि डेटा बेस्ड गवर्नेंस से कैसे यहाँ पर हेल्प मिलेगी। और सेंसर्स के साथ साथ देखिए 3D बेस्ड लेजर सिस्टम को भी यूज करें, तो लेजर का भी एक अच्छा एप्लीकेशन है ये, पोर्टहोल्स वगैरह को आइडेंटिफाई करना। प्रीलिम्स में आप इसको लिख सकते हो। और NHAI का एक पोर्टल है यहाँ पर, प्रीलिम्स के हिसाब से याद रखना है इसको, डेटा लेक AI बेस्ड पोर्टल है। यहाँ पर इस सेंसर की हेल्प से ये सारे पोर्टफोल्स के इमेजेस वगैरह को अपलोड किया जाएगा। इससे AI एनालाइज करेगा इन सब चीजों को। तो जीएस पेपर 3 AI बेस्ड गवर्नेंस वगैरह, मतलब जीएस पेपर 2 में AI की हेल्प से डिजिटल गवर्नेंस, और जीएस पेपर 3 में AI का कैसे यूज करते हैं हम, इसमें भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया हमारे पास कि कैसे हम इस पोर्टल पर डेटा अपलोड करेंगे जिसकी वजह से हमें ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना। तो ये आपका पूरा यहाँ पर पूरा आपका ये आर्टिकल था। बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पर रेफरेंस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट प्रोजेक्ट का दिया हुआ है। ये सेंट्रल रिपोजिटरी है रिपोर्ट करने के लिए और रोड एक्सीडेंट्स को मैनेज करने के लिए। ये भी आपको प्रीलिम्स के हिसाब से ध्यान रखना है। EDAR प्रोजेक्ट है। रोड एक्सीडेंट्स पर वैसे तो जीएस में आज तक मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं, लोग डिस्कस करते हैं राइट टू लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा वगैरह, लेकिन डायरेक्टली रोड एक्सीडेंट्स कहीं पर है नहीं, तो ज्यादा क्वेश्चंस तो आए नहीं है, बट हाँ कभी आ जाए कभी मेंस में तो EDAR लिख सकते हो, अदरवाइज प्रीलिम्स के हिसाब से तो डेफिनेटली ये आपके पास एक फैक्ट आ ही गया, ये भी NHAI का है ना। तो डेटा लेक और ये EDAR दोनों इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं NHAI के। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट कलेजियम शिफ्ट इन जस्टिस श्रीधरन पोस्टिंग ट्रिगर जुडिशियल इंडिपेंडेंस कंसर्न। ये बेसिकली एक एग्जांपल है जीएस पेपर 2 में कि कैसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस हमारी इंपैक्ट हो रही है, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट्स है इसमें कलेजियम सिस्टम की वजह से क्या इंपैक्ट हो रहा है। बिकॉज कलेजियम इंडिया में ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशंस हो रहे थे, तब डॉक्टर BR अम्बेडकर भी नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ कलेजियम आए, क्योंकि इससे एक इंपीरियम विद इन इंपीरियो नाम का एक पूरा सिनेरियो डेवलप हो जाता है, यानी कि जुडिशरी के इंपीरियम के अंदर ही एक नया इंपीरियम, पूरा इंपीरियो डेवलप हो जाता है। मतलब कि
राजपाट के अंदर और राजपाट यहाँ पर हो जाते हैं, यानी जो सीनियर जजेस हैं वही फिर इंडिया में पूरा जुडिशियल वो डिसाइड करने लग जाते हैं अपॉइंटमेंट, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। और अभी लेटेस्ट टाइम पीरियड में हमने ये देखा है कि मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस अतुल श्रीधरन, इनको यहाँ पर मतलब रिकमेंड किया जाना था इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, है ना, सेंटर की विशेष के हिसाब से। और तो मतलब इनको यहाँ पर इस टाइप से रिकमेंड किया गया, रादर देन कंप्लाइंग टू एन अर्लियर प्रपोजल, जहां पर इनको छत्तीसगढ़ में शिफ्ट किया जाना था। तो दैट इज शोइंग कि कलेजियम ने अचानक से अपना स्टैंड बदला, एंड दैट इज ऑल्सो शोइंग कि हो सकता है यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रिगार्डिंग दिस। मतलब ऐसा हो सकता है कि सेंटर ने पीछे से कुछ बोला हो कलेजियम को, जजेस के ग्रुप को, कि नहीं नहीं, इस जजेस को हम यहाँ नहीं चाहते, इस जज को हम छत्तीसगढ़ में नहीं चाहते, इस जज को हम इलाहाबाद में चाहते हैं। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स टू हैपन, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल जो आप लिख सकते हो कहीं ना कहीं, इसकी लाइन्स उठा के, स्टेटमेंट्स उठा के एज एन एग्जाम्पल इसको आप मेंशन कर सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत आप प्रीलिम्स के हिसाब से यहाँ पर रूल 3(1)D ऑफ आईटी रूल्स 2021 दे रखा है, जिसको हमने फर्स्ट पेज पर ही डिस्कस किया था। अगेन अलग अलग पेजेस पर ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी स्कैटर्ड रहती है। बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अलाउ किया जाता है कि वो ऑनलाइन कंटेंट को फ्लैग कर सकते हैं। अब अगर ऑफिशियल्स ने इस ऑनलाइन कंटेंट को फ्लैग किया तो उसके बाद सोशल मीडिया कंपनी को इस कंटेंट को 24 आवर्स के विदिन हटाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये है कि चलो ठीक है, एक स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट के विदिन आप हटा रहे हो, बट 24 to 48 आवर्स में तो वैसे भी बहुत सारा डैमेज हो जाता है। तो पहली बात तो ये। दूसरा ये कि अब अगर आप बोल रहे हो कि ऑफिशियल जैसे ही फ्लैग करे, आप सोशल मीडिया कंपनी उस चीज का नोटिस लेगी और उसको हटाएगी कंटेंट को, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम हियर, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिशियल्स अपने एजेंडा के हिसाब से पर्सनल अपनी वो निकालने के लिए भी बहुत सारे कंटेंट को फ्लैग कर सकते हैं बिना मतलब के, है ना। और अब यहाँ पर जो लेटेस्ट चेंज आया है इस रूल में, वो ये बताया गया है कि ये जो नोटिसेस आएंगे इस रूल के अंदर, यहाँ पर क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और रीजन इंटीमेशन बताया जाएगा कि हाँ, रीजन के साथ इंटीमेशन यानी इन्फॉर्मेशन तो दी जा रही है फ्रॉम ऑफिशियल टू सोशल मीडिया कंपनी, बट रीजन रहेगी वो, सो दैट यहाँ पर किसी भी चीज का मिसयूज ना हो। और बिल्कुल टॉप के लेवल पर, यानी कि जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल और उसके अबव सेंट्रल गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एंड उसके अबव। देखिए स्टेट गवर्नमेंट में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल या उसके अबव मतलब इंस्पेक्टर जनरल और सारे लोग ऐसे ऊपर से डीजीपी लेवल तक कर सकते हैं। सो वो तो मतलब वो तो इतना ज्यादा सीनियर नहीं, बट हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी और उसके लेवल के ऊपर के लोग, यानी कि ऊपर के सीनियर ऑफिशियल्स ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऐसी इंटीमेशन दे सकते हैं, रीजन इंटीमेशन टू अ सोशल मीडिया कंपनी टू रिमूव अ कंटेंट बाय फ्लैगिंग इट, है ना। और सोशल मीडिया कंपनी को इसके बाद यहाँ पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। दिस इज रिलेटेड टू जीएस पेपर 2 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ये एक पॉजिटिव स्टेप है उसके लिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ऑफन क्रिटिसाइज किया जाता है कि इंडिया में आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्लॉज 3 क्लॉज 4, इसमें मतलब जैसे जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर बहुत सारी फ्रीडम्स है ना, 6 फ्रीडम्स दे रखी हैं, ABCDENG, F तो हटा दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी वाला। तो ऐसा कहा जाता है कि ये बस नाम की फ्रीडम्स हैं, है ना, इनके साथ साथ एक्सेप्शंस भी इतने ज्यादा हैं कि वो सारी फ्रीडम्स जो है, वो सारी लिबर्टीज जो है वो एक्चुअल में हमसे ले ली गई है। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट अब खुद एक रीजन लिमिटेशन पे फोकस कर रही है, और दूसरा सीनियर ऑफिशियल्स को ही अलाउ कर रही है कि ऑथोराइज्ड ऑफिशियल्स को ही कि ये सोशल मीडिया कंपनीज को ऐसे दे, ताकि लॉ का प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन हो सके। देखो इंटीमेशंस कम आएंगी फ्रॉम गवर्नमेंट साइड टू सोशल मीडिया कंपनीज, तो कंपनीज इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। अदरवाइज रोज रोज इंटीमेशंस आती रहेंगी तो वैसे भी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर हो नहीं पाएगा। सो दैट्स व्हाई इट्स अ गुड न्यूज एक्चुअली। बाकी थोड़ा बहुत ये NSCN के जो इसाक मुइवा लीडर है, इनके बारे में दे रखा है कि ये लीडर है थुइंगिलांग मुइवा, इसाक मुइवा के यहाँ पर सेकंड इन कमांड थे बेसिकली ये। तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड बेसिकली नागालैंड की इंसर्जेंसी से रिलेटेड है। नागालैंड की इंसर्जेंसी जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई भी नहीं थी, उसके पहले नागालैंड वालों ने डिक्लेयर कर दिया था दैट वी विल बी इंडिपेंडेंट, है ना। नॉर्थ ईस्ट में अगर सबसे ज्यादा किसी ने लड़ाई की होगी डेकेड्स के लिए, और बिल्कुल अभी तक लड़ाई चल रही होगी, तो वो नागालैंड की होगी। इसके बाद इन्होंने 1950s में एक रेफरेंडम भी रखा था, जिसमें 90% ज्यादा लोगों ने यही माना था कि हमें इंडिया से अलग ही रहना है, बिकॉज यहाँ पर क्रिश्चियनिटी ज्यादातर स्प्रेड हो चुकी थी। ब्रिटिश एफर्ट्स जो थे आइसोलेशन के, इनर लाइन परमिट के थ्रू, वो वैसे भी सक्सेसफुल थे, और मतलब बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के थ्रू जो अब यहाँ पर इनर लाइन परमिट है। तो रेफरेंडम भी हुआ, और यहाँ पर फिर जैसे नेहरू जी एक बार मिलने गए, तो सारी जनता जो थी वो नेहरू जी यानी प्रधानमंत्री को मिलने गई, लेकिन वहां से पलट के आ गए सबके सब, नेहरू जी ही प्रधानमंत्री की ही इंसल्ट कर दी एक तरीके से। फिर 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ, तब ऐसा हुआ कि अरुणाचल पूरा चाइना ले चुका था, तो अब नागालैंड की तरफ ही आ रहा था, बिकॉज अरुणाचल के नीचे तो नागालैंड आता है असम के साथ साथ। सो उस टाइम पर ये जो नागा के लीडर्स हैं, नागा नेशनल फ्रंट वगैरह के, जो उस टाइम पहले बनाई गई थी, इनको रियलाइज हुआ
कि चाइना में रहने से तो बेहतर ही इंडिया में रहे। तो जैसे ही वॉर खत्म हुआ 1963 में, ये लोग मान गए, काफी सारे नागा फैक्शंस, कि चलो नागालैंड आप एक स्टेट बना दो सेंटर से कहकर। आईबी वाले बहुत ज्यादा यहाँ पर हार्ड नेगोशिएशन करते हैं इनके साथ, उसके थ्रू, और यहाँ पे हमें ऑटोनॉमी दे दो तो हम खुश रहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे नागा फैक्शंस को शांत किया गया। लेकिन फिर नागा इंसर्जेंसी शांत नहीं हुई। फिर 1980 में 1980 तक आते आते नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड बना, और अब इसके दो फैक्शंस हुए बाद में जाकर। एक इसाक मुइवा, जिनके साथ बातचीत हो गई। 2015 में आप देखोगे एनएससीएन आईएम के साथ हमने एक डील भी की, नागा पीस डील। हालांकि वो नागा पीस डील आज तक ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाई है ना। और एक इनका फैक्शन है एनएससीएन खापलांग, खापलांग के अंदर। तो जो खापलांग के अंदर है वो आज भी लड़ रहा है। इंडिया में अटैक करके बार बार भाग जाते हैं, कभी म्यांमार भाग जाएंगे, कभी नीचे मणिपुर की तरफ भाग जाएंगे, ऐसा करेंगे। एंड दे आर स्टिल फाइटिंग, दे आर नॉट up for negotiations. But Isak Muiva जो है, they are in for negotiations, they have negotiated, they have laid down arms, but इनकी जो डिमांड है उनको हम पूरा नहीं कर सकते। ये बोलते हैं कि एक तो हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे जम्मू एंड कश्मीर का था, और इसके अलावा हमें अपना सेपरेट फ्लैग भी दिया जाए, है ना। स्टेट के आज के जो फ्लैग है वो नेशनल फ्लैग से नीचे उड़ाए जाते हैं, लेकिन इनका ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ हमें सेपरेट फ्लैग दिया जाए जिसको हम सेम हाइट पे है, मतलब ऐसे इस टाइप से। तो दैट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर इंडिया, क्योंकि बाकी किसी स्टेट को, अब आप जम्मू कश्मीर का हमने आर्टिकल 370 का स्टेटस हटा दिया है ना, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही अब पूरा पूरा वहां पे इंप्लीमेंट होता है। सो इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड्स फुलफिल करना हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए इसाक मुइवा से इतनी लड़ाई तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि इनके साथ भी प्रॉपरली कंप्लीट यहाँ पर डील जो है वो नहीं हो पाई है। बट हाँ, ये आप देखोगे कि ये लीडर है मणिपुर में 6 डेकेड्स के बाद यहाँ पर ये क्योंकि बेसिकली नागालैंड के जस्ट नीचे मणिपुर आता है, मणिपुर में भी नॉर्थ में नागाज रहते हैं। तो ये जो लीडर हैं ये अपने होम में मणिपुर में 6 डेकेड्स के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुंचे हैं। थोड़ा बहुत पीस के बारे में आपको अगर लिखना हो तो ये, मतलब मैंने आपको जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी के हिसाब से नागा का टॉपिक थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ा दिया, बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। बाकी एनएचआरसी इश्यूज नोटिस टू 3 स्टेट्स ओवर अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट। ये बेसिकली एनएचआरसी क्या क्या एक्शन लेता है, केरला, त्रिपुरा और मणिपुर को यहाँ पर नोटिस दिए गए। दैट रिफ्लेक्ट्स कि एनएचआरसी हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की फंक्शनिंग में आप इस टॉपिक को बेसिकली मेंशन कर सकते हो कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमारी अच्छे से फंक्शन कर रही हैं और लगातार स्टेप्स लेती रहती है। कॉन्स्टिट्यूशनल तो क्या, एनएचआरसी आप देखोगे बेसिकली ह्यूमन राइट्स कमीशन है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है, एनएचआरसी एक्ट के थ्रू 1990s में आई थी, और इसके एनालिसिस के बारे में जीएस पेपर 2 में लगातार पूछा जाता है, तो उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है। बाकी यहाँ पर इंडिया एम्स एट सेल्फ रिलायंस इन सोलर फिजिक्स एंड स्पेस वेदर, दिस इज अ गुड आर्टिकल। बेसिकली यहाँ पर ये इंडिया के जो सोलर बेसिकली फिजिक्स है उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए ये हमारा सन है सोलर सिस्टम में, ये अर्थ है। अभी मर्क्यूरी मार्स जो है, मर्क्यूरी अर्थ जो है, मर्क्यूरी वीनस, सन और अर्थ के बीच में इनको भूल जाओ। तो सन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सन का जो कोर है इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे से फ्यूज होते रहते हैं और ढेर सारी एनर्जी जनरेट करते हैं ना। फ्यूजन में ढेर सारी एनर्जी जनरेट होती है क्योंकि एटम्स अपनी बाउंड्रीज को छोड़ के दूसरे की बाउंड्री में जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स एनर्जी जनरेट होगी। और यहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है, तो ये जो कोर है इसके बाद एक कन्वेक्शन जोन आता है यहाँ पर सन के अंदर, जहां पर ये मटेरियल ऊपर ऐसे उठता है। किसी लिक्विड में कोई मटेरियल उठता है तो उसको कन्वेक्शन जोन कहते हैं, तो वैसे एक कन्वेक्टिव जोन आता है, ठीक है। और इसके पहले एक रेडिएटिव जोन भी आता है थोड़ा सा, जिसमें रेडिएशन होती है इस एनर्जी की। तो इस टाइप से आप देखोगे अलग अलग जोन हैं, और आखिरी में सन की पूरी एक सरफेस पर यहाँ पर एक फोटोस्फीयर आता है जहां पे लाइट जनरेट होती है। ये आपको फोटोन्स वगैरह जनरेट होते हैं, ये जो अंदर से एनर्जी निकल रही है बिल्कुल लावा की तरफ फूट रही है, उस वजह से फोटोस्फीयर से फोटोन्स आते हैं और यही लाइट के फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो अर्थ तक भी पहुंचती है, और आपको सन से वो जो रोशनी दिखती है सूरज की, दैट इज कमिंग फ्रॉम फोटोस्फीयर। और इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कोरोना भी है सन का, जो ऐसे इस टाइप से क्राउन है, पूरा मटेरियल उठता रहता है और इस तरफ ऐसे जाता रहता है। और यहाँ पर सन से बेसिकली अलग अलग टाइप के इरप्शंस निकलते हैं। जैसे एक होता है फ्लेयर। अब फ्लेयर ना कितनी भी दूर जा सकता है हमारे सोलर सिस्टम में, प्लूटो वूटो, उसके बाद क्यूआइपर बेल्ट, वहां तक जहां तक हीलियोस्फीयर है वहां तक फ्लेयर चला जाता है। देखिए पुराने जमाने में क्या होता था ना, लड़कियां ड्रेस पहनती थी तो इस टाइप से ड्रेस का नीचे का स्ट्रक्चर होता था, याद है वो सिंड्रेला, बारबी, ये सब। तो इसको फ्लेयर कहते थे। तो ऐसे ही सन से ऐसे फ्लेयर निकल रहा है, वो कितनी भी दूर पहुंच जाएगा। एक ऐसे ही सन का ये जो कोरोना है यानी क्राउन है, यहाँ से इजेक्शन होता है, कोरोनल मास इजेक्शन जिसे कहते हैं, है ना। कभी कभी ये बहुत ज्यादा वायलेंट होता है कोरोनल मास इजेक्शन, जैसे दूर तक तो फ्लेयर जाता है, लेकिन कभी कभी कोरोनल मास इजेक्शन कहीं ज्यादा वायलेंट होता है। और ये आज तक हमें नहीं पता कि फोटोस्फीयर में 6000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है, और ये जो कोरोना है यहाँ पर मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जबकि सरफेस कौन सी है, फोटोस्फीयर, तो सरफेस ज्यादा गर्म होनी चाहिए, सरफेस का दूर का जो सन से दूर है थोड़ा सा वो कम गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, अनोमली है। और ऐसा कहा जाता है कि मैग्नेटिक लाइंस के इंटरेक्शन की वजह से ऐसा है, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है। यही तो पढ़ना है, यही तो डिकोटोमी पढ़नी है। इसलिए अर्थ से हमने L1 पॉइंट पर
क्या भेजा? आदित्य L1 मिशन को भेजा, है ना। अब देखिए L1 पॉइंट के आसपास ये घूम रहा है, क्योंकि यूरोपियन जो सोलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी है ये L1 पॉइंट पर बैठी है। तो ऐसे 5 लेग्रेंज पॉइंट्स हैं। L1 पॉइंट है, L2 पॉइंट है, L3 है यहाँ पर इस तरफ सन के पीछे, L4 है और L5 है। एक्चुअल में होता क्या है, टू बॉडी प्रॉब्लम है एक टाइप से। दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटी अलग अलग पॉइंट्स पर बैलेंस होती है ना। जो सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल और मतलब आपके जो फोर्सेज हैं सेंट्रीपिटल एंड ग्रेविटी के फोर्सेज, ये बैलेंस होते हैं। और जहां पर ये बैलेंस हो रहे हैं 5 पॉइंट्स पर, वो ये 5 पॉइंट्स है लेग्रेंज पॉइंट्स, राइट। और ये जो लेग्रेंज पॉइंट्स होते हैं, इनकी अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी से कोई आइटम बैठकर सन की तरफ या अर्थ की तरफ ऐसे देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। सो दीज आर गुड ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। अब इंडिया ने चलो ऐसा किया तो सही, सोलर फ्लेयर्स को पढ़ने के लिए, कोरोनल मास इजेक्शंस को पढ़ने के लिए, लेकिन साइंटिफिक जो चैलेंजेस हैं वो आज भी एग्जिस्टिंग है, क्योंकि कोरोनल मास इजेक्शंस और सोलर फ्लेयर्स वगैरह के बीच में यहाँ पर एग्जिस्टिंग है। और बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के लिए भी यहाँ पर काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं, क्योंकि इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है वो प्राइवेटाइज अपने आप को करना चाहता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर लगातार ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में एक कंटिन्यूअस रोल प्ले कर रहा है। और इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी, जैसे अग्निकूल है, या फिर यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कंपनीज आई है लेटेस्ट टाइम पीरियड में, ना। मतलब हमें एक इनोवेशन हमें ओवरऑल इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हमारे स्पेस में देखने को मिला है। और अभी आप देखो अपकमिंग एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में यहाँ पर कहा गया है, दैट इज नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप। अब ये जो नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप है, दिस यू नो दिस इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को अगर हमें कैरी आउट करना है तो वी नीड द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर हियर। रिसर्च में हमें ज्यादा एक्सपेंशन करना पड़ेगा, कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी में हमें ज्यादा एक्सपेंशन करना पड़ेगा, हमारे मेंबर्स में ज्यादा एक्सपेंशन करना पड़ेगा, और डेटा कलेक्शन अच्छा करना पड़ेगा। सैटेलाइट्स और लॉन्च रॉकेट्स के अलावा प्राइवेट सेक्टर का और भी बहुत सारी जगहों पे इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, और हमें मतलब बेसिकली इनोवेशन में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इससे ही हम सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे सोलर फिजिक्स में। तो बेसिकली जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो स्पेस का पोर्शन है वहां पर आप इसको कहीं ना कहीं मेंशन कर सकते हो। दिस इज अ गुड आर्टिकल बेसिकली। इसके बाद एक आर्टिकल यहाँ पर, साइंटिस्ट यूज एटॉमिक स्टेंसिल्स टू मेक डिजाइनर नैनो पार्टिकल्स। ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। बेसिकली क्या होता है, नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो नैनो रेंज में जिनकी साइज होती है, यानी कि जैसे 3 डायमेंशन होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, है ना। 4th डायमेंशन तो इनविजिबल होता है। तो जो 3 डायमेंशन हैं, इन 3 डायमेंशन में से अगर किसी भी एक डायमेंशन में प्रोडक्ट नैनो साइज के रेंज का है ना, यानी कि 10 टू द पावर -9 मीटर्स के आसपास के रेंज का है, इससे 100 मीटर कम, या फिर 100 इससे मतलब इससे -2 या +2 की रेंज में बेसिकली, यानी 10 टू द पावर -7 से लेकर 10 टू द पावर -11 की रेंज का, यानी कि नैनोमीटर की स्केल का एक डायमेंशन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है तो उसे नैनो मटेरियल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको, जैसे ये ले लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो अब इसमें से जैसे आपको ये लेंथ दिखाई होगी या हाइट दिखाई होगी, लेकिन मान लो इसकी विड्थ बहुत ज्यादा छोटी है ना, नैनोमीटर की, मान लो 60 नैनोमीटर की इसकी विड्थ है, तो ये नैनो मटेरियल रहेगा, भले ही आपको दिखाई दे रहा है नेकेड आइज से, है ना। नैनोमीटर की चीजें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका एक जो डायमेंशन है वो बहुत छोटा है, इसलिए ये यहाँ पर नैनो मटेरियल कहलाएगा। तो ऐसे नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, जब ये इतने ज्यादा छोटे डायमेंशन में जाते हैं, जैसे गोल्ड है, ऐसे आपको येलो दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये इतना छोटा नैनो गोल्ड हो जाता है ना, तो क्या होता है, ये अचानक से रेड हो जाता है कलर में। इसका सरफेस प्रॉपर्टीज, सरफेस एरिया बदल गया, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, छोटी चीजों का आपको पता है, तो इस वजह से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो गोल्ड बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है छोटे लेवल पर जाकर। ऐसे नैनो पार्टिकल्स के अलग फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया है, यहाँ एटॉमिक स्टेंसिल बनाई। स्टेंसिल बेसिकली क्या होता है, डिजाइनर नैनो पार्टिकल्स। यहाँ पर स्टेंसिल आपको पता होगा ना, तो बिल्कुल स्टेंसिल की तरह छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स को ले डाउन करते हैं इस टाइप से, और बाकी जो एक्सपोज्ड सरफेस है वहां पर भी एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि ये जो नैनो पार्टिकल्स जिस सरफेस पे, जरा से सरफेस पे लेके जा रहे हैं, वो अच्छे से यहाँ पर फंक्शन कर सके। अब देखिए, ये एक बहुत ही ज्यादा मेजर चेंज हो सकता है हमारे साइंस एंड टेक में, है ना। 8 क्लास की तरह बिल्कुल हम एटॉमिक स्टेंसिलिंग कर रहे हैं। स्टेंसिलिंग को पहले 8 क्लास में यूज करते थे, लेकिन अब यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। प्रीलिम्स के हिसाब से इस टाइप की चीजें वो पकड़ते हैं बहुत बार, और इससे बेसिकली हम सिलेक्टिवली बहुत सारे, जैसे जेम्स में गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को ऐड कर देंगे, इस टाइप से ऐसी ज्वेलरी बना देंगे। नहीं नहीं, अभी तक तो गोल्ड और डायमंड को ऐसे ऐड करते हैं बड़े बड़े उसमें। और इसके बाद बाकी जो सरफेस एरिया है, यहाँ पर हम लॉन्ग चेन जो पॉलीमर्स हैं उसको बेसिकली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम इससे साइज, शेप, प्रिसाइसली चीजों को चेंज कर सकते हैं, है ना। और बाकी ऐसे पेंट कर सकते हैं चीजों को, जैसे दीवार में बाकी पूरा पेंट है और बाकी बीच में नैनो मटेरियल से पेंट हुआ है, तो कुछ कुछ अलग आपको दिखेगा, कुछ ग्रेफिटी दिख जाएगी, सेल्फ क्लीनिंग कुछ ग्रेफिटी दिख जाएगी।
यूनिफॉर्म बेसिकली इससे आप बहुत सारी 3D स्ट्रक्चर्स बना सकते हो बड़ी बड़ी, जिसमें आप बहुत प्रिसाइसली नैनो मटेरियल्स के यूज को आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो चीजें नई नई। सो दैट्स अ गुड थिंग हियर, स्मार्ट मटेरियल्स वगैरह के लिए और ज्यादा ये हेल्प कर सकता है। इतना ही था जीएस पेपर 3 में, नैनो टेक्नोलॉजी में आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। बाकी ये वाला आर्टिकल, पाथ फॉर बैटर्ड एंड ब्रोकन हिमाचल प्रदेश, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3, अगेन इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन नाम का पूरा एक टॉपिक है, उसके हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दिए हिमालयास के बारे में, है ना। बेसिकली यहाँ पर क्या है, शिमला में ग्रीन बेल्ट बनना था, तो डेवलपमेंट प्लान फॉर शिमला प्लानिंग एरिया, बेसिकली ये इसके बारे में एक केस गया था। थोड़ा सा अगर आप केस का नाम ध्यान रख सकते हो, ठीक हो, नहीं भी रख सकते तो कोई बात नहीं, एमएस प्रिस्टीन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड एनआर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया, मतलब ये यहाँ पर बोला गया है कि हम स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट दोनों को बताना चाहते हैं कि सिर्फ रेवेन्यू, सिर्फ पैसा कमाना कुछ नहीं होता, लेकिन एनवायरमेंट की केयर भी होती है ना। रेवेन्यू एनवायरमेंट के कॉस्ट पर आप नहीं कमा सकते हो। सो ये जजमेंट आया था बेसिकली, और इससे ये समझ में आ रहा है कि कैसे हिमाचल प्रदेश में ऐसी एक्शंस ली जा रही हैं जो कि कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट की वजह से इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं डिस्टरप्ट कर रही हैं। जैसे बहुत सारे इन्वायरमेंट के रूल्स हैं जिनका बहुत ही पुअर इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर किया जा रहा है। पॉलिसीज तो बना दी एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, लेकिन वो पॉलिसीज मोर और लेस यहाँ पर ऑन पेपर है, एंड जो डेवलपमेंट है दैट इज नॉट रिस्क इन्फॉर्म्ड एंड रिस्क एवर्स। दो चीजें, एक तो रिस्क इन्फॉर्म्ड यानी डेवलपमेंट आपका रिस्क इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, रिस्क के हिसाब से होना चाहिए, रिस्क के बारे में आपको पता हो, रिस्क एवर्स हो, रिस्क को अवॉइड किया जाए। जैसे कहीं पर अगर माउंटेन बहुत ज्यादा वल्नरेबल है तो वहां पे विस्फोट करके आप सड़क बनाने की कोशिश ना करो, है ना। और कोर्ट ने ये भी कहा कि स्टेट को प्रॉपरली इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहिए, कलेक्टिव मैंडेट को एनवायरमेंट को बचाने के लिए और इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली, है ना। ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन ही अगर पुअर होगा, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे आए हैं। अब ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ना तो ईआईए को मानते हैं, ना तो ऐसे रूल्स को मानते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हाईवे एक्सपेंशन आए हैं, जैसे देखो रोड की वाइडनिंग हुई है टाइम टाइम पर, मॉर्थ यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नहीं। एक जैसे देखिए वैसे यहाँ पर टॉपिक क्यों आया, क्योंकि एक वो अटल यहाँ पर प्रोजेक्ट आया है, बेसिकली वो लेह तक कनेक्ट होता हुआ जाता है, तो इस वजह से न्यूज में था, तो मोदी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अपनी तारीफ कर रही थी, तो हिंदू लेफ्टिस्ट है तो ऑब्वियसली। बट हाँ, एनवायरमेंट का एंगल थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, बिकॉज एनवायरमेंट वैसे भी एग्जॉस्टिवली एग्जाम में आते ही आता है, बी इट लेफ्टिस्ट और नॉट, बट हाँ एनवायरमेंट आएगा। तो ये जो रोड बता रहे हैं, हाईवे बता रहे हैं, बिलासपुर मनाली लेह हाईवे, यहाँ पर जो अकाउंटेबिलिटी है वो इतनी प्रॉपरली फिक्स नहीं हुई है। आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज लगातार रोड्स को एक्सपैंड किए जा रही है ना। और नेशनल हाईवेज यहाँ पर जो बनाए जा रहे हैं स्टेट में, है ना, वो उसका चाहे अलाइनमेंट हो, स्लोप्स का कटिंग हो, चाहे ऐसे मैनेजमेंट हो, डेब्री डिपॉजिट हो, वो यहाँ पर चीजें प्रॉपरली नहीं हो रही है। ईआईए जो ईआईए का पूरा यहाँ पर पूरा, जैसे ईआईए की पूरी एक प्रोसेस होती है ना, ये आपको पता होगा, ईआईए की पूरी प्रोसेस, इन्वायरमेंट जो आपका प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, उसके अंदर पूरी ईआईए की प्रोसेस बताई जाइए। प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से आपको इसके स्टेजेस भी याद होने चाहिए। जैसे इसमें पहले यहाँ पर स्क्रीनिंग वगैरह आता है, फिर स्कोपिंग आता है ना। तो इसके बाद बेसलाइन इंडिकेटर्स का मेजरमेंट आता है, फिर यहाँ पर मिटिगेशन प्लान आता है कि हम क्या मिटिगेशन प्लान, एक बार हमने बेसलाइन इंडिकेटर्स बता दिए कि कहाँ कहाँ पर कितना कितना पोल्यूशन होगा इस प्रोजेक्ट की वजह से, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वजह से, तो हम मिटिगेशन बताते हैं और इसके साथ में असेसमेंट प्लान्स बताते हैं। दोनों स्टेजेस एक साथ ही लगभग, है ना। और इसके साथ साथ फिर हम प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हैं कि ठीक है चलो हमने डिसीजन वगैरह तो कुछ थोड़ा बहुत देख लिया होगा, लेकिन हाँ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग वगैरह करते हैं हम। तो ये हम देखेंगे कि इस टाइप से पूरा इसकी प्रोसेस है, इसकी 8 स्टेप प्रोसेस है पूरी। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की हमने प्रॉपरली, इसके बाद हमने डिलिनेशन ऑफ अल्टरनेट प्लान्स किए, उसके बाद जो मतलब इससे डैमेज होगा एनवायरनमेंट से उसको हम यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर हम क्लियरेंस कंडीशंस बताएंगे उसमें, और लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे। तो मतलब ये सारी स्टेप्स होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, कि उसको प्रॉपरली देखा जाए, पहले उसको स्क्रीन किया जाए, बड़ा प्रोजेक्ट है छोटा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है तो ज्यादा बेहतर स्टडी चाहिए, छोटा प्रोजेक्ट है तो कम स्टडीज चाहिए, फिर पूरा बेसलाइन इंडिकेटर्स को मेजर करना है, इससे कितना नॉइस पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, ये सब होगा। तो ईआईए के जो स्टेप्स हैं ये अगर प्रॉपरली हमने टिक नहीं किए, तो प्रॉब्लम क्या होगी, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेंगे और उसमें रूल्स तो फॉलो हो ही नहीं रहे। जैसे फिर लैंडस्लाइड्स तो होने ही है, जैसे धराली विलेज का इस बार का आपको पता ही होगा एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे हुए। इसी तरीके से हैजार्ड, वल्नरेबिलिटी, रिस्क एंड कैपेबिलिटीज असेसमेंट प्रॉपरली नहीं होगा, है ना। क्या वो चीज कितनी हैजार्ड है और किस तरीके से कितना हमें वल्नरेबल बनाती है, उससे डिजास्टर का कितना चांस हो जाएगा,
बहुत सारे ऐसे आप देखोगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं अलग अलग रिवर्स पर। ब्यास रिवर, ब्यास, सतलज, यमुना, चेनाब, ऐसी बहुत सारी रिवर्स हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर हिमालय से और हिमाचल से इनका कनेक्शन है। जैसे रोहतांग पास है हिमाचल में, उसके ऊपर नीचे सब जगह से रिवर्स निकल रही है। अगर आप यहाँ पर चेनाब रिवर को देखो तो चंद्रा और भागा चेनाब रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज हैं जो आगे जाकर चेनाब बनाती हैं, ये नॉर्थ हिमाचल से निकलती है। इसी तरीके से रोहतांग जो पास है उसके ऊपर से फिर यहाँ पर ब्यास निकल रही है, उसके नीचे से सतलज निकल रही है यहाँ पर, और सतलज बेसिकली चाइना से निकलकर फिर शिपकिला पास तक जाकर फिर हिमाचल से निकलते हुए और आगे जाती है। सो दीज रिवर्स आर जैसे रावी और ब्यास दोनों ही रोहतांग पास से ऊपर नीचे निकलते हैं। सो दैट इज शोइंग कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं हमारे सिस्टम में एंड वी नीड टू रिफॉर्म। बट डेवलपमेंट की वजह से कहीं ना कहीं हम एनवायरमेंट को नेगेट करते जा रहे हैं सॉर्ट ऑफ। ऐसे ही प्लास्टिक्स के बारे में है, पॉलिसीज तो हमने बहुत सारी बना रखी है, जैसे नॉन रिसाइक्लेबल सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट है, इसको बाय बैक करने की पॉलिसी है ना। यूज ऑफ प्लास्टिक को बैन करने की पॉलिसी है स्टेट के अंदर। फर्स्ट स्टेट था जिसने इन्वायरमेंटल फ्लो है, ई फ्लो की बात बताई थी। यूपीएससी मेंस में इस पर क्वेश्चन भी आया वैसे, इन्वायरमेंटल फ्लो क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। सो दैट हैज टू बी प्रिपेयर्ड वेरी थरोली बाय द वे फॉर एग्जाम। हाइड्रो पावर पॉलिसी है, पेमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज है, सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी है। तो ऐसी पॉलिसीज तो आई है। 2011 में आप देखोगे आर्यभट्ट, ये जो आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, ये बनाया गया था स्टेट में। ये सब प्रीलिम्स के हिसाब से ध्यान रख सकते हो। सो दैट इज देयर, बट प्रॉपरली पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तो एनवायरमेंट को हम ध्यान नहीं रख पाएंगे। अब इसमें आप यहाँ पर इसका जो टेक अवे है, अगर इसको पॉजिटिव वे में लेना है एग्जाम के लिए तो आप ऐसे भी ले सकते हो, क्योंकि लेफ्टिस्ट है हिंदू तो नेगेटिव वे में ही बताएगा। बट ये सारी जितनी भी स्टेप्स है ना, इसको आप पॉजिटिव वे में भी बता सकते हो। कैसे इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है माउंटेन इकोसिस्टम में, इन सारी चीजों को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है। यही सारे आपके सोल्यूशंस भी हो जाएंगे आपके मेंस के एग्जाम में, इन्वायरमेंट के लिए, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ माउंटेन इकोलॉजी के लिए। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पर मतलब इसको उल्टा करके भी आप लिख सकते हो बहुत अच्छे से। सो दैट विल बी अ ग्रेट वे फॉरवर्ड इधर। इसके साथ साथ टेल विंड्स फ्रॉम लोअर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, ये भी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली हमें इंडियन इकोनॉमी में इसको जोड़ना है आईआर से थोड़ा सा। देखिए ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में क्या है, ऑयल मार्केट में टग ऑफ वॉर हमें देखने को मिल रहा है। ओपेक प्लस जो मेजर प्रोड्यूसर्स है उनके बीच में, और बाकी यहाँ पर जो मेजर कंज्यूमर्स है उनके बीच में। देखिए ओपेक प्लस जो मेजर प्रोड्यूसर्स है वो कौन से, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस होता है। ईरान वगैरह में भी ऑयल प्रोड्यूस होता है। इसके साथ साथ वेनेजुएला ऑयल प्रोड्यूस करता है, रशिया ऑयल प्रोड्यूस करता है, मोरक्को ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो ये सब ओपेक प्लस कंट्रीज है जो ऑयल बेचती है। अब मेजर कंज्यूमर्स कौन कौन से, इंडिया है, चाइना है, थोड़ा बहुत यूएस है। यूएस में तो वैसे शेल आ गया है बस अब तो, बट हाँ इंडिया चाइना तो है ही से। तो इन सब के बीच में एक टग ऑफ वॉर देखने को मिलता है। ये जो बेचने वाले ये चाहते हैं कि दाम अच्छा हो, प्राइस बढ़े, और ये जो खरीदने वाले हैं इनकी मजबूरी ये है कि ऑयल के अलावा और कोई सस्टेनेबल यहाँ पर इनके पास, इनके ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इंडस्ट्रीज चलाने के लिए कोल के अलावा इनके पास कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है अभी भी। तो दैट्स व्हाई ये चाहते हैं कि प्राइस कम रहे। अब पिछले 2 डेकेड्स में देखिए टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स बहुत प्रोफाउंडली यहाँ पर चेंज हुई। मेजर टेक्नोलॉजिकल यहाँ पर डिस्रप्शंस हुए हैं बहुत सारे, जैसे शेल वगैरह डिस्कवर हो गया यूएस में, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग वगैरह डिस्कवर हो गई। शेल वगैरह के लिए तो यहाँ पर फ्रैकिंग की टेक्निक यूज होती है, प्रीलिम्स के हिसाब से ध्यान रख लीजिएगा। अल्ट्रा डीप कॉन्टिनेंटल शेल्फ ड्रिलिंग होती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में अल्ट्रा डीप लेवल पर हम जाके उसको पूरा ड्रिल कर रहे हैं ना। तो ये सब यहाँ पर हमें देखने को मिला है ओवरऑल पिछले कई सालों में। लेकिन इसके साथ साथ अब क्या हो रहा है कि इकोनॉमीज में रिन्यूएबल्स का यहाँ पर प्रोपोर्शन थोड़ा सा बढ़ रहा है ना। जैसे इंडिया में आप देखोगे कि सोलर एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 गीगावाट से ज्यादा अभी बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ चाइना में बहुत सारे ऐसे ईवीज वगैरह चाइना से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ये भी अभी आया था, अभी ये साइड वाला आर्टिकल आज ही इसमें आया है ये सब। तो ये आप देख ही पा रहे होगे, दोनों को क्लब ही कर दिया ऑलमोस्ट मैंने। इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बना रहे हैं, तो ईवीज में लिथियम आयन बैटरीज यूज कर रहे हैं। अगेन उसमें ऑयल की उतनी जरूरत नहीं है ना। तो ये सब आप देखोगे कि कहीं ना कहीं डिमांड को थोड़ा सा मॉडरेट कर रहा है ना। तो हाँ यूक्रेन वॉर हुआ उसके टाइम पर वो ऑयल की डिमांड बढ़ी, और मतलब ऑयल का आप देखोगे कि थोड़ा सा वो देखने को मिला। बट हाँ ओवरऑल आप देखोगे कि ऑयल की मतलब जो डिमांड है वो स्लो हो रही है बिकॉज ऑफ द स्विच टू रिन्यूएबल्स। और इसमें जो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है जैसे गजा वगैरह की, उसकी वजह से थोड़ा सा प्राइस में अगर राइस देखने को मिलता भी है तब वो भी यहाँ पर रिन्यूएबल्स की वजह से नेगेट हो जाता है ना। ओपेक यहाँ पर ये बोल रहा है कि नहीं नहीं प्राइस हाई ही रहेगा क्योंकि ये लगातार बेचना चाहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो बोल रही है कि नहीं नहीं प्राइस कम होगा अभी, राइट। आईएमएफ का भी ये कहना है कहीं ना कहीं कि जो ग्लोबल ग्रोथ है ये स्लगिश ही रहेगी, और ग्लोबल ग्रोथ कम रहेगी, ग्रोथ कम रहेगी तो डिमांड कम रहेगी, डिमांड कम रहेगी तो वैसे भी लोग ऑयल कम खरीदेंगे। और इससे इंडिया को फायदा हो सकता है क्योंकि अगर $1 ऑयल के प्राइस में, क्रूड ऑयल के प्राइस में कमी आती है तो इंडिया को ओवरऑल $1.6 बिलियन का फायदा होता है $1 की प्राइस की कमी से। अगर आपके पास
ऑयल का जो इंपोर्ट है वो अगर आपके पास सस्ता हो रहा है तो इससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन में कमी आएगी, महंगाई में कमी आएगी, और एक सामान्य व्यक्ति को, मिडिल क्लास व्यक्ति को इंडिया में चीजें सस्ती मिलेंगी। कुछ भी आपको ट्रांसपोर्ट करना है ट्रक्स के थ्रू होगा जिसमें पेट्रोल या डीजल यूज होगा। अब अगर इनके प्राइस कम होंगे, इंपोर्ट अगर सस्ता हो रहा है, तो इन सब चीजों में यहाँ पर फायदा होगा ही होगा। इसके साथ साथ यहाँ क्योंकि पैसा कम देने को मिल रहा है तो फिस्कल एंड करंट अकाउंट बैलेंस की जो सिचुएशन है वो भी अच्छी होगी, करंट अकाउंट डेफिसिट भी मॉडरेट होगा, और यहाँ पर भी हमें फायदा देखने को मिलेगा। सब्सिडी बर्डन भी हमें कम देखना पड़ेगा। क्रूड ऑयल वगैरह में जो सब्सिडी बर्डन है वो फूड फर्टिलाइजर के साथ साथ सबसे बड़ा है इंडिया में, वहां पर भी हमें कहीं ना कहीं एक 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 बैलेंस हमें देखने को मिलेगा, है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि ऑयल का जो नेचर है बहुत साइक्लिकल है। अभी डिमांड बढ़ भी सकती है, जैसे हमें कुछ क्राइसिस देखने को मिले, जैसे हमें रिन्यूएबल्स में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिले, तो डिमांड बढ़ सकती है। एंड सेकेंडली हमें ऐसा भी नहीं है कि ऑयल के प्राइस कम होने से मतलब हमें फायदा ही होगा, क्योंकि होता क्या है ना कि यूएस की इकोनॉमी लगातार अलग तरीके से चल रही है और यूएस अपने इंटरेस्ट रेट्स कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है, जिस वजह से डॉलर हमें रूपी के कंपैरिजन में महंगा देखने को मिल रहा है। अब रूपी की अगर वैल्यू कम होती है, डिप्रिशिएट होती है, तो हमारे लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हमारे सस्ते होंगे लेकिन इंपोर्ट मुश्किल हो जाएगा। और इसमें जो ऑयल का इंपोर्ट हम करते हैं, क्रूड ऑयल का, वो हमें बहुत डिफिकल्ट मतलब लगेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल हमें इंपोर्ट करना है और अगर रूपी डिप्रिशिएट हुआ तो हमें ज्यादा पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करके चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो जो हमें इफेक्ट दिखा ऑयल में प्राइस कम से, कि वो हमें इफेक्ट ही नेगेट हो जाएगा हमारा। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन आवर इकोनॉमी सो एज टू इंश्योर कि हम ज्यादा भी अपने रूपी को डिप्रिशिएशन की तरफ ना लेकर जाएं, और अगर ज्यादा रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके उसको अरेस्ट करे। सो दैट इज देयर। पाकिस्तान प्रॉब्लम कांति वाजपेयी का, वैसे तो मैं आपको ये डिस्कस करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप जीएस पेपर 2 आईआर के हिसाब से, डेवलपमेंट्स इन इंडियन नेबरहुड के हिसाब से अगर इस आर्टिकल में एक चीज लेना चाहते हो 1 मिनट में, तो मैं आपको वो चीज बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर कांति वाजपेयी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को हम लोग इंडिया में हल्के में लेते हैं, बट हल्के में लेना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तानियों से प्यार करो, ऑब्वियसली वी हैव टू कीप आवर हॉस्टिलिटी, वी हैव टू टेक एक्शंस अगेंस्ट देम, बट इनको अंडरमाइन कभी मत करना, इनको कम मत समझना, क्योंकि ये आज भी अब इन लोग का बोलबाला है। कैसे है? सबसे पहले तो डेमोग्राफिक्स। हम समझते हैं इंडिया की पॉपुलेशन इंडिया की स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान भी वन अमंग दी थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड बन चुका है आज के टाइम पर, भले इनके पास लैंड एरिया कम हो इंडिया के कंपैरिजन में काफी ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ पर बर्थ कंट्रोल वगैरह ज्यादा होता नहीं है, आपको पता होगा। इसके साथ साथ इनकी जो मिलिट्री है दैट इज अ वेरी पावरफुल मिलिट्री, लगभग 500,000 पीपल यानी कि 5 लाख पीपल आज भी इनकी मिलिट्री में मौजूद हैं। और अभी ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद टेंशन में हमें दिखाई दिए कि इन पाकिस्तानियों ने अपनी मिलिट्री में चाइनीज वेपन्स, चाइनीज फाइटर एयरक्राफ्ट तक को जगह दे रखी है, और इसलिए इंडिया को बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैंड लेना पड़ा। यानी कि इनकी मिलिट्री में आज भी दम है, ऐसी बात नहीं है कि इनकी मिलिट्री में दम नहीं है। इसके बाद इनकी जो इस्लामिक हेरिटेज और जिस तरीके से इस्लाम को यूज करते हैं, दैट इज अ मेजर पावर फॉर देम। क्योंकि देखो पाकिस्तान वालों ने ही टेररिज्म को प्रमोट किया है। अफगानिस्तान में अगर टेररिज्म का कोई एक जनक हम बोले कि कौन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो वो पाकिस्तानी है। हालांकि पीछे पीछे से यूएस और सीआईए यूएस की जो है, और सऊदी अरेबिया की रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस है, इनका सपोर्ट रहा टेररिस्ट को बढ़ावा देने में एक टाइम पर। बट हाँ, सबसे ज्यादा अगर किसी का रोल रहा है तो वो पाकिस्तान का रहा है, एंड दैट्स व्हाई दुनिया पाकिस्तान से डरती है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अपना इस्लामिक कार्ड, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और अपने टेररिस्ट को यूज करने के लिए रेडी रहता है। हम लोग इनकी बुराई करते हैं, लेकिन इन लोग के आर्मी वालों को, आईएसआई वालों को फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, बिकॉज इनके पास पता है कि इनके पास एक पॉइजन पिल है, एक कड़वा जहर है जिससे पूरी दुनिया डरेगी, और ये डराते हैं वाकई अपने लोगों, मतलब दुनिया भर के लोगों को। इसके साथ साथ इनके पास डायस्पोरा की भी यहाँ पर मेजर, क्योंकि हमारा डायस्पोरा अगर सऊदी अरेबिया जाता है, यूएई जाता है, तो पाकिस्तान के भी भिखारी सबसे ज्यादा वहां पर पहुंच जाते हैं। भिखारी तो क्या, डायस्पोरा अदरवाइज भी है। यूएस और यूके में भी इनके डायस्पोरा है जो कि इंडियंस के साथ लड़ते हैं वहां भी। तो ये सब देखने को मिलता है। और दूसरा यहाँ पर पाकिस्तान के पास सबसे मेजरली इंपॉर्टेंट अलायंस पावर भी है। किसके साथ अलायंस है? चाइना के साथ, यूएस के साथ। सो दैट्स व्हाई वी शुडंट टेक आवर नॉर्थ वेस्टर्न नेबर वेरी इन हल्का टाइप ऑफ रिगार्डिंग इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। आप इसको मेंस में कहीं ना कहीं इसको लिख सकते हो। बस इतना ही मुझे इसमें डिस्कस करना था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, एक दूसरा पर्सपेक्टिव देना था मुझे, दैट वी शुड बी वेरी केयरफुल। मैंने यहाँ पर वो पर्सपेक्टिव दिया। बाकी चलिए आगे चलते हैं। बाकी एक शशि थरूर का आर्टिकल है। वैसे तो ये इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल हम जनरली डिस्कस नहीं करते, लेकिन क्योंकि आईआर के इंटरेस्टिंग होते हैं, आप बच्चा लोग इसको काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग भी, सभी स्टूडेंट्स इसको लेते भी हैं। तो बेसिकली यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के 80 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में यूएनजीए में एंथुजियाज्म देखने को नहीं मिल रहा है, रादर शांति देखने को मिल रही है। मल्टीलैटरलिज्म खत्म हो रहा है यहाँ पर, ये आज का परसेप्शन है। मोदी जी भी यही बोल रहे हैं कि मल्टीलैटरलिज्म, आज के इंस्टीट्यूशंस रेलेवेंट नहीं है।
बट प्रॉब्लम ये है कि मल्टीलैटरलिज्म को इररिलेवेंट बनाया किसने? कंट्रीज की अपनी खुद की पॉलिसीज ने। अगर हम सेल्फिश बिहेव करेंगे सारी कंट्रीज, तो मल्टीलैटरलिज्म वैसे भी काम नहीं करेगा, है ना। अगर मल्टीलैटरलिज्म सिर्फ रिच को, सिर्फ एलिट्स को फोकस करेगा, तो वैसे भी वो मल्टीलैटरलिज्म दुनिया भर के लोगों को काम नहीं आएगा और फिर मल्टीलैटरलिज्म डिक्लाइन ही करेगा। तो शशि थरूर पहले तो ये बता रहे हैं कि देखिए यूएस की पॉलिसीज की वजह से ऐसा हो रहा है, वो हमें पता ही है। अगर आप ह्यूमन राइट्स काउंसिल से जाओगे, यूनेस्को से जाओगे, विड्रॉ करोगे, एड कार्ड दोगे, है ना, तो वो सब होगा ही सही। इसके साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेलेवेंस कम हो रही है, क्लाइमेट चेंज में यूएन को ज्यादा कर नहीं पाना, यूनाइटेड ये यूएनएफसीसीसी और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बावजूद, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो मल्टीलैटरलिज्म में क्रिटिसिज्म की है ना। ट्रम्पिज्म है, सेल्फिशनेस है, मतलब ओवरऑल आप देखोगे बहुत ज्यादा एक राइज है चीजों में जो हमें देखने को मिला है। मतलब जो कि नेशनलिस्टिक वेव की वजह से मल्टीलैटरलिज्म, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट होता है। बट हाँ, शशि थरूर फाइनली जो सोल्यूशन बोल रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, जीएस पेपर 2 आईआर के हिसाब से, और इसमें पीएसआईआर पेपर 2 सेक्शन बी और पेपर 2 सेक्शन ए में बच्चा लोग जो पढ़ते हैं वर्ल्ड ऑर्डर वगैरह, इसके हिसाब से भी दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम देखते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा आई थिंक दिस इज रनिंग विद लैग। तो यहाँ पर आप देखते हो कि मल्टीलैटरलिज्म यहाँ पर ये बता रहे हैं शशि थरूर की दैट वी शुड बी इन अ वेरी मिडिल पाथ, वी शुड बी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कंप्लीटली नेशनलिस्टिक और कंप्लीटली वैसी पॉलिसीज अपनानी है। लीडरशिप हमारे पास अच्छी होनी चाहिए, यूएस और चाइना के आज की जैसे लीडरशिप की तरह नहीं, बहुत सारी इमर्जिंग प्लेयर्स जैसे इंडिया जैसी लीडरशिप होनी चाहिए हमारे पास, जो कि प्रिंसिपल्ड हो, प्रिंसिपल्स की बेसिस पर, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि इतनी आइडियलिस्टिक हो कि अपना खुद का नुकसान कर दे, है ना। हमारे पास प्रिंसिपल्स के साथ साथ प्रेगमेटिक लीडरशिप भी हमें चाहिए, जो कि बहुत प्रैक्टिकली चीजों को हैंडल कर सके और मल्टीलैटरलिज्म को सक्सेसफुल बना सके। तो ये हमारे पास, इसको आप एक वे फॉरवर्ड की तरह अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो। बाकी हिंदू के इकोनॉमी वगैरह के सेक्शन में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एआई वगैरह का तो हम, ये ओपन एआई ने जो लॉन्च किया, मतलब इसको बस आप एक प्रीलिम्स के उसके हिसाब से लिख सकते हो कि एटलस लॉन्च किए। बाकी डीप फेक के बारे में तो मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया। सीनियर ऑफिशियल्स के सेक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लो, सेक्शन 79 क्लॉज 3 के बारे में। ये आईटी एक्ट का जो सेक्शन है, जहां पर मिनिस्ट्री स्पेसिफाई करेगी बेसिकली कंटेंट ब्लॉकिंग इंटीमेशंस के बारे में सोशल मीडिया को, और मतलब ये सीनियर ऑफिसर्स इसको भेज सकते हैं। तो बेसिकली ये है। इसके अलावा थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड पोर्शन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन्ड पोर्शन में भी कुछ अगर एग्जाम का हो, जैसे जापानीज पीएम के बारे में, दैट्स एन एग्जाम्पल। वुमेन लीडर्स के बारे में थोड़ा सा अगर आपको ऐसे में इसको कनेक्ट करना हो तो आप इसको मेंशन कर सकते हो, बिकॉज दिस वुमेन हु हैज बिकम जापान फर्स्ट पीएम सनाए तकाइची, एलडीपी पार्टी, रूलिंग पार्टी जो है उनकी वहां की तरफ से, शी इज अल्ट्रा कंजर्व, शी इज कंसिडर्ड अल्ट्रा कंजर्विस्ट। ये मानती है कि मैरिज में अलग अलग सरनेम नहीं होने चाहिए हस्बैंड और वाइफ के, है ना। मैरिज इक्वालिटी में बिलीव नहीं करती, वुमेन राइट्स में बिलीव नहीं करती। तो कहीं ना कहीं हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो पॉजिटिव एग्जाम्पल की तरह कि देखो कंजर्वेटिव माइंडेड वुमेन भी कई बार बहुत अच्छा कर जाती है, एंड दैट्स वाई जो वुमेन का कॉज नहीं भी प्रमोट करती है, वो भी अपना एक अलग एजेंडा लेकर आती है, अपनी कंट्री को अच्छे से रूल कर सकती है। तो एक तो ये पॉजिटिव तरीके से। नेगेटिव तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि देखिए अल्ट्रा कंजर्वेटिव वुमेन ज्यादा पावर में आती है क्योंकि पार्टीज उनको ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो ऐसी जो सोशली कंजर्वेटिव वुमेन है, अगर ये ऐसी आएंगी पावर में, तो प्रॉब्लम ये रहेगी कि इससे वुमेन का कॉज बिल्कुल भी प्रमोट नहीं होता, एंड द नेचर ऑफ स्टेट रिमेन्स मेल, है ना। और स्टेट यहाँ पर फीमेल्स के अगेंस्ट एक जो बायस है स्टेट का, वो कंटिन्यूड रहता है। तो ये दो तरीके से आप लिख सकते हो इसको। थोड़ा बहुत अगर आईआर से कनेक्ट करना हो तो आप नई पीएम को ऐसे कनेक्ट कर सकते हो इंडिया जापान रिलेशंस में, कि ये पीएम जो है शी इज अ चाइना हॉक। चाइना को ऑब्वियसली जापान का सबसे बुरा एली मानती है, क्योंकि शिंजो आबे से इंस्पायर्ड है। शिंजो आबे भी यही बोलते थे कि जो आर्टिकल 9 है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बोल रहा है कि जापान मिलिटराइज नहीं करेगा, बिल्कुल भी ये सब गलत है, इसको रिफॉर्म करना चाहिए। अमेंड भी हुआ था आर्टिकल कुछ साल पहले। तो ये भी ऐसे ही कुछ मानती है और मिलिटराइज करेंगे ये जापान को आगे जाके, और चाइना के खिलाफ असर्टिव स्टैंड लेंगी। तो ये इंडिया के लिए तो अच्छा ही है, ऐसी लीडर आई है, बिकॉज इंडिया को यही चाहिए कि चाइना को ज्यादा साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी की तरफ, यानी कि सी ऑफ जापान की तरफ, जापान कोरिया की तरफ, वहां पर एंगेज रखें, जिससे कि इंडिया की जो हिमालयन बॉर्डर्स हैं, जो हमारी डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं, वहां से चाइना का ध्यान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहे। वरना वो पूरी हीट हमारे ऊपर ही आती है जब कोरिया और जापान में कंप्लायंट लीडर्स आ जाते हैं चाइना के थ्रू। तो ये हमारा आज का डिस्कशन रहा। बाकी आपको ये कैसा लगा आप बता सकते हो। आज थोड़ा सा लेंदी रहा बिकॉज नया फॉर्मेट ट्राई कर रहे थे हम। बाकी आई होप आपको मजा आया होगा यहाँ पर। और बाकी कुछ भी फीडबैक हो, अगर कुछ भी ऐसा कुछ आपको लग रहा हो तो आगे और आप बता सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।